बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस साल की थीम है फैमिलीज़ एंड क्लाइमेट चेंज। अब आप कहेंगे ये क्या स्ट्रेंज सा एक टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, ये दिन मनाया जाता है लोगों को आगाही तो खैर नहीं देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबको ही पता है कि फैमिलीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पे कि ख़ानदान, फैमिली स्ट्रक्चर की कितनी इम्पोर्टेंस और कितनी वैल्यू है। अब पूरी दुनिया में फैमिलीज़ जो हैं उनका सिस्टम फ़र्क होता है। फैमिली किस तरह से आप आगे लेके चलते हैं, इसका हमारे इन्वायरमेंट, हमारे मुल्क की सिचुएशन के हिसाब से भी, या जिस खित्ते से हम बिलोंग करते हैं उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर बाहर के ममालिक में हम देखें तो 99% लोग जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। मियाँ हैं, बीवी है, उनके बच्चे हैं, दैट्स इट। बच्चे 18-19 साल के होते हैं, 17 साल के होते हैं, स्कूल से ग्रेजुएट करते हैं, हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और उसके बाद मियाँ बीवी साथ रह रहे होते हैं। ये जो एक कॉन्सेप्ट है, और वहाँ पे अगर घर के बड़े जो हैं जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बुज़ुर्गी के लेवल पे पहुँच जाते हैं, तो उनको अक्सर जो है वो होम्स में या ओल्ड होम्स में डाल दिया जाता है। अब पाकिस्तान में, साउथ एशिया में सिस्टम फ़र्क है। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम भी होता है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी होता है, और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम ना भी हो तो हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख़्याल से इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ मिलाने की इसलिए ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि हम तो अल्लाह का शुक्र है कि अपनी फैमिलीज़ और अपने घर वालों और जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ बहुत मिलना जुलना रखते हैं। सिर्फ ईदों पे नहीं, हर खुशी गमी के ओकेजन पे एक दूसरे से मिलना, वैसे भी ड्रॉप इन कर जाना कभी कज़न्स के साथ। और टू बी ऑनेस्ट, हमारे पहले दोस्त पाकिस्तान में बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो कज़न्स ही होते हैं, क्योंकि कज़न्स साथ साथ बड़े होते हैं, चाहे वो आसपास रहते हों, दूर भी रहते हों, तो गर्मियों की छुट्टियां हों, सर्दियां हों, साथ वक्त गुजारना, साथ बड़े होना, ये चीज़ें बड़ी वैल्यू रखती हैं। इसीलिए तो अक्सर लोग जो है वो कज़न्स को कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर भी कह देते हैं, क्योंकि हैं तो कज़न लेकिन भाई या बहन की तरह। सो फैमिली स्ट्रक्चर्स अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अभी भी काफ़ी हद तक एक बड़े सॉलिड बेस पे चल रहे हैं। लेकिन ख़ानदानों की भी तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना व्यूअर्स, जैसे कि एक दूसरे का ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना। मगर तब एक पूरी फैमिली अगर किसी जगह पे रह रही है तो फिर बहुत सी चीज़ें हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए। तो इस बार की थीम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि फैमिलीज़ एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए व्यूअर्स, फैमिली की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में एक ही चीज़ आती है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बनाएं, कोई इन्वेस्टमेंट करें, अपनी फैमिली को सिक्योर करें। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने ख़ानदान को पैसों के मामले में 100% सिक्योर कर देते हैं, 100% सिक्योर कर देते हैं, लेकिन उनके पास उठने बैठने की कोई जगह नहीं है, वो सांस तक नहीं ले सकते क्योंकि हवा इतनी आलूदा है और पानी इतना गंदा है कि उसको साफ़ करने के बाद भी उसमें पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि वो उससे बीमारियां फैल रही हैं। खाने पीने की चीज़ों में इस किस्म की चीज़ें मिली हुई हैं कि उनको खाने से सेहत ख़राब हो जाती है। यूज़ अरबपति भी हो इंसान, लेकिन सेहतमंद ना हो, किसी भी चीज़ का कोई मज़ा नहीं आता, ज़िंदगी जीनी मुश्किल हो जाती है। सो जब तक हम इस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, इसको तस्लीम नहीं करेंगे कि ये हमारा किया धरा ही है जिसको हम भुगत रहे हैं। क्या किया धरा? गर्मियों में अजीब किस्म की अब गर्मी आती है, या तो गर्मी टाइम से बहुत पहले आ जाती है या गर्मी बहुत लेट आ जाती है। सर्दियों में इतनी सर्दी पड़ती है कि जिन जगहों पे कभी बर्फ़ तक नहीं पड़ी, ओले तक नहीं पड़े, वहाँ पे बर्फ़ें पड़नी शुरू हो गई हैं। आइस कैप्स जो पहाड़ों के ऊपर होती हैं, जो बर्फ़ की चोटियाँ होती हैं जो कभी पिघलती नहीं है, वो भी पिघलना शुरू हो गई हैं, जिनकी वजह से पानी जो है वो दरियाओं में और डिफरेंट जगहों पे बहना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से फ्लड्स भी आने शुरू हो जाते हैं। व्यूअर्स, नेचर, हमारे इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट इतनी खूबसूरत है कि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। एक सिलसिला आप ख़राब करेंगे तो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। सो अल्टीमेटली जब तक हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आगे नहीं लेके चलेंगे, अपने बच्चों में और अपने बुज़ुर्गों में और अपने अंदर ये अवेयरनेस नहीं पैदा करेंगे कि जो हम आलूदगी फैला रहे हैं, जो हम गलत काम कर रहे हैं, जब हम घरों में एज अ फैमिली रहते हैं। छोटी सी बात है, बहुत से लोगों ने अपने घरों में ऐसे फ्रिज रखे हुए हैं जो ऐसी गैस इमिट करते हैं जो हवा को आलूदा करती है और उसकी वजह से
बहुत से लोग जो हैं वो सांस की प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो जाते हैं। एक बात हो गई। अच्छा, उसके अलावा हम बहुत सी चीज़ें डे टू डे लाइफ में, जिस तरह हम जो एयर फ्रेशनर स्प्रे करते हैं, ये जो स्प्रेज़ करते हैं मच्छरों की, जो हम डिओड्रेंट्स के तौर पे या बॉडी मिस्ट के तौर पे स्प्रेज़ करते हैं जो अल्कोहल बेस्ड होती हैं, उनके अंदर और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ओजोन के लिए बहुत ख़राब होती हैं। हम घरों में कूड़ा वगैरह जमा करके घर के बाहर नहीं फेंकते, लेकिन अपने घर से 4 घर दूर कोई एक खाली प्लॉट पड़ा होगा, वहाँ पे जाके फेंक आते हैं। जो प्रॉपर कूड़े की डिस्पोजेबल की जगह है वहाँ पे नहीं फेंकते। प्लास्टिक, जितना प्लास्टिक का हम लोग बेजा इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल से कम ही किसी मुल्क में इतना इस्तेमाल होता होगा। पूरी दुनिया जो है कपड़ों के बैग्स पे आ गई है या बायोडिग्रेडेबल बैग्स पे आ गई है। हम अभी भी पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा भी गया है और एट वन पॉइंट फ्यू ईयर्स अगो ये बात इम्प्लीमेंट भी की जा रही थी और बड़ी अच्छी तरीके से। फिर बीच में लोगों ने फिर इंटरेस्ट छोड़ दिया। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि फैमिलीज़ अपने बच्चों को और घर वालों को क्या समझा रही हैं। जो स्कूल सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत से अब मामलात ऐसे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में अवेयरनेस, मेरे बच्चे आके मुझे बता रहे होते हैं। हसन उस दिन मुझे आके बता रहा था कि मम्मा आपको पता है रिसाइकलिंग क्या होती है? 7 साल का बच्चा। रिसाइकलिंग ये होती है कि प्लास्टिक की चीज़ें आप प्लास्टिक वालों में फेंकें, आप शीशे की चीज़ें शीशे में फेंकें, जो पेपर है, कागज़ की चीज़ें वो एक में फेंकें, और जनरल गीला वाला गार्बेज जो है वो एक और में फेंकें। बाहर के मुल्क में एक और बड़े मज़े की चीज़ की जाती है, जो भी सब्जियां फल वगैरह खाए जाते हैं उनको एक बॉक्स में थोड़ी सी मिट्टी के अंदर डालना शुरू कर देते हैं, उसको बुलाते हैं कॉम्पोस्ट। भाई आपने फेंकना ही है ना, तो प्याज के छिलके, खीरे के छिलके, हड्डियाँ, ये वो इस किस्म की चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें वो आपने उस मिट्टी में फेंकती हैं और उसको कवर करते रहें। इवेंचुअली वो जो है वो बड़ी अच्छी खाद बन जाती है और उस खाद को आप अपने पौधों के अंदर डालें, ना कि आप केमिकल्स की चीज़ें डालें। व्यूअर्स, बहुत सी चीज़ें जो की जा सकती हैं, जो हमारी इस नेचर के ऊपर, मदर नेचर के ऊपर जो बोझ डाल रही हैं, वो चीज़ें अगर हम करनी छोड़ दें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। दरख्त लगाएं। फैमिलीज़ के साथ हम कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम लोग पे पिकनिक्स पे जाते हैं, हज़ार चीज़ों पे जाते हैं, वहाँ पे जाके कभी हम इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि हम कहीं कूड़ा ना फेंकें, कहीं जंक ना फेंकें, कोई ये ना करें वो ना करें? बिल्कुल भी नहीं करते। हमें सिर्फ ये होता है कि हम जाएं, एंजॉय करें, अच्छा कूड़े की टोकरी नहीं नज़र आ रही, जहाँ पे गंद गचोला डाला है वहीं पे डाल के निकल पड़ें। व्यूअर्स, सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई सिर्फ अपने हाथों की और अपने जिस्म की नहीं होती, अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट की भी होती है। और दुनिया ग्लोबल विलेज है, अब सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और बाय द वे, जिस दिन से दुनिया बनी है उस दिन से हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। अब डिजिटल दुनिया की वजह से तो कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन जो गंद आप पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में पोल्यूशन करते हैं, चीज़ें करते हैं, फसलों को आगे लगाते हैं, ये सारे जो धुआं आसमान में जाते हैं ये पूरी दुनिया को मुतासिर करते हैं, सिर्फ उस इलाके के लोगों को नहीं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, थोड़ा क्लाइमेट चेंज का भी ख्याल करें। ये एक ऑलमोस्ट जैसे वो कहते हैं ना कि हम जब बच्चों को भी एक्सप्लेन करते हैं तो यही कहते हैं कि एक पॉइंट आता है जब हम एक बात कहते जाते हैं और फिर उसका कोई बहुत बुरा, माँ बाप कहते हैं ना ध्यान करो, बिजली में हाथ नहीं डालना, करंट लग जाएगा, बेटा ध्यान करो। कोई एक ऐसा दिन आता है जब अगला ध्यान नहीं करता और फिर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यही चीज़ हमारी इस वक्त मदर अर्थ में मामला चल रहा है। ये प्लैनेट रहने के काबिल नहीं रहा व्यूअर्स। बच्चों को कॉन्स्टेंटली सांस के इश्यूज़, खांसी के इश्यूज़, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं कम होने के बजाय, जबकि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सो प्लीज़ अपनी इन्वायरमेंट का, अपने क्लाइमेट का ख्याल रखें और अपनी ज़िम्मेदारियाँ एक सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड होने के नाते प्लीज़ पूरी करें। यहाँ पे बढ़ते हैं अपनी प्यारी सी दोस्त शेफ़ तैयबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। तैयबा जी, वही वाली बात ना, एसेट्स बनाने हैं, चीज़ें बनानी हैं, तिजोरियाँ भरनी हैं, फाइलें लेनी हैं, घर बनाने हैं, गाड़ियाँ, मतलब हज़ारों चीज़ें हमें चाहिए, जेवर शेवर, ये ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अगर हमें सांस ही नहीं आएगा या फ्लड्स आ जाएंगे, ज़मीन तो है लेकिन उसमें पानी खड़ा हुआ है जी, घर भी डूब गया, फ़ायदा क्या? उसमें ये कि आप अपने साथ एक कमिटमेंट करें। अगर तो आप घर बना रहे हैं तो ऐसा उसका नक्शा बनाएं या ऐसी स्पेस रखें जहाँ पे आप ट्रीज़ जो हैं, अपने साथ एक वादा करें ना कि मैं अगर घर बना रहा हूँ तो मैंने 2 से 3 या 5 जितनी भी आपके पास कैपेसिटी है, आपने दरख्त ज़रूर लगाने हैं।
और बाकी जो फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर आप टॉपिक है, उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें। आपको देखें, हर इंसान का अपना एक रोल है, आप अपना रोल प्ले करें, दूसरे से एक्सपेक्ट मत करें कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा करेगा। आप अपना रोल प्ले करें फैमिली के अंदर, और अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो अपना मैटर अल्लाह के ऊपर छोड़ दें बस। वही वाली बात है ना, एक सेकंड में हम अपने ताल्लुक एक दूसरे से ख़राब कर लेते हैं। अच्छा, और अगर ताल्लुक नहीं भी ख़राब करते तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ में देखिए, साथ रह के अगर मिजरेबल होना है तो कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल, किनारा कशी उस मामले में बेहतर है, लेकिन साथ भी बड़े अच्छे और बड़े आसान और बड़े खूबसूरत अंदाज में रहा जा सकता है जब हम ये कबूल कर लें कि हम सारे इंसान हैं और अगर मेरे से गलती हो सकती है तो अगले से भी हो सकती है। और एक सबसे बड़ी बात जो हमारे पाकिस्तान और हमारे कल्चर की सबसे प्यारी बात है, बड़ों का अदब। अगर कोई बड़ा डांट भी देता है, कोई ऊंच नीच हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लें। और मैं तो अपनी दोस्तों को भी यही कहती हूँ कि यार आज उम्मीद ना रखें। पहले वक्तों में भी कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो माँ बाप के लिए बिछ जाते थे, सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत करते चले जाते थे, और पहले वक्तों में ऐसे बच्चे भी होते थे जो माँ बाप से मुँह फेर लेते थे। तो बात ये है कि किसी से कोई भी चीज़ ना एक्सपेक्ट करें। अल्लाह ताला ने तो कहा हुआ है ना बेशक कि बच्चों का फ़र्ज़ है कि माँ बाप को उफ तक नहीं कहनी, माँ बाप की खिदमत करनी है उन और हज करने से पहले सबसे पहले अपने माँ बाप की तरफ अपने फ़राइज़ पूरे करें। इस लेवल की इतनी बड़ी बात आपको कही गई है, राइट? सो जब ये सारी बातें हम जानते हैं तो हम क्यों लड़ते हैं, हम क्यों झगड़ते हैं, हम क्यों मुमारियों में पड़ते हैं? ये तो वैसे ही आपका और अल्लाह का मामला है। तो एज अ पेरेंट, एक माँ होने के नाते ये उम्मीद नहीं रखनी कि भाई मेरे अब 5 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो ये मुझे संभाल लेंगे। अपने आप को इतना केपेबल बनाएं कि कभी किसी से ना कुछ कहना पड़े, ना मांगना पड़े। बिल्कुल। जितनी एक्सपेक्टेशंस डालोगे, जितनी उम्मीदें रखोगे, उसके साथ फिर और 100 मसाइल आएंगे। बेहतर है कि अपने आप को एक सेट अंदाज में लेके चलो, ना किसी से कुछ मांगो, ना किसी को कुछ कहो। बिल्कुल। सो आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं टिक्का मसाला ग्रेवी। वेरी नाइस जी। और इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस तरह हम बारबेक्यूज़ वगैरह करते हैं ना, तो जो लेफ्ट ओवर हमारे पास टिक्के बच जाते हैं या कबाब बच जाते हैं, तो हम उनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम होती है। आई लव बारबेक्यू का टेस्ट, लेकिन मुझे बारबेक्यू बहुत ड्राई लगता है। आप कितना भी जूसी बारबेक्यू बना लें, सीख से उतरने के 5 मिनट के बाद ही वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। सो या तो आप फ्रेश खाएं उसी वक्त। मैं तो 15 मिनट के बाद भी ना खाए नहीं, जब बोटी निकलती गले से ही नहीं उतरती। तो मेरे जैसे बंदे के लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके घर में बारबेक्यू बड़े शौक से किया जाता है, उनके लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप साथ ही साथ बारबेक्यू तैयार हुआ, आपने साथ में ये भी बना लिया, और नॉर्मल बारबेक्यू जिसने जो खाना है वो खा ले। बिल्कुल ऐसे जी। इंग्रेडिएंट्स मैं इसके बता देती हूँ। टिक्का मसाला ग्रेवी, चिकन इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2 किलो। चिकन की मैरिनेशन जो हम करेंगे उसमें लेमन जूस 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, सॉल्ट हस्बे जायका, टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून। फिर उसकी ग्रेवी हम तैयार करेंगे, उसके लिए नमक जो है वो हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, दही 1 कप, प्याज हम 4 से 5 इस्तेमाल करेंगे, टमाटर 5 से 6 अदद, काली मिर्च पाउडर जो है वो 1 टीस्पून हम इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ऑयल हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, तेज़पत्ता 1 से 2 अदद, दालचीनी 1 पीस और क्रीम 1 पैकेट। टिक्कों के लिए हम ये करेंगे कि इसकी मैरिनेशन आपने जो है वो कोशिश करना है कि ओवरनाइट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इस चीज़ में परेशान ना हुआ करें कि आपके पास बारबेक्यू ग्रिल नहीं है या कोई चीज़ नहीं है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास भी नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि उनको गला लिया मैंने। गलाने के बाद उसमें हम कोयले का जो है वो दम दे देंगे और सेम फ्लेवर उसके अंदर आ जाएगा। तो जो टिक्के हैं वो हमने तैयार कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैन में ऑयल लेके उसमें प्याज जो है उनको सुरख करके निकाल लेंगे, और टमाटर की जो पेस्ट है वो बना के उसके साथ हम प्याज भी ऐड कर देंगे, और फिर हम ऑयल में डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, सारे मसाले जात जो मैंने आपको लिखवाए हैं वो, और उसके साथ जब हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी तो टिक्के हमने जो कुक किए हैं, चाहे वो आपने कोयलों पे बनाए हैं या वैसे ग्रिल किए हैं, उनको हम उसमें ऐड करके और उसके साथ हम दही ऐड करेंगे और उसको दम पे रख देंगे। तो ऑलमोस्ट वो मतलब फुली कुकड होते हैं, तो दही के साथ जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे, गल भी जाएंगे। तो इसको हम गार्निश करके नान के साथ सर्व करेंगे। साउंड्स एब्सोल्युटली लवली।
और अगेन अगर घर में बारबेक्यू का प्लान है, गेट टुगेदर है, हर बंदे को ये होता है यार कोई कढ़ाई बना लें, कोई डिश साथ में बना लें, तो आप उसी बारबेक्यू की एक आपने साथ में इसी तरह से कढ़ाई स्टाइल की एक चीज़ मज़े की ग्रेवी वाली बन जाती है, वो भी सर्व कर दी। और सीधी बात है, बारबेक्यू इस टाइप की चीज़ हो तो माश की दाल भी साथ में होनी चाहिए। बिल्कुल मुंह में पानी आ जाता है। मैं ना पूरा मेन्यू बनाना शुरू कर देती हूँ ना गेट टुगेदर का। ऐसे ही। टाइम हो गया तैयबा जी, एक और गेट टुगेदर बन रहा है अच्छा हम माशाल्लाह, दोनों का। ज़रूर। हम प्लान करेंगे, बाकियों को बुलाना हुआ तो बुला लेंगे वरना आपस में ही हैंग मार लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब व्यूअर्स ब्रेक में जाने से पहले आज एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी की डेथ एनिवर्सरी है। शोएब हाशमी साहब एक रिनाउंड इंटेलेक्चुअल यानी कि दानिश्वर, डायरेक्टर, एक्टर, प्ले राइट एंड स्टोरी टेलर थे। आप तंज़ो मज़ाह और जुमला निगारी के एक्सपर्ट थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने अपना मास्टर्स किया। इसके अलावा आपने बरतानिया से थिएटर की तालीम भी हासिल की। अब आप सोचें कि सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स, दूसरी तरफ आपने बरतानिया जाके थिएटर की तालीम भी हासिल की। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ आपने बहुत काम किया और पीटीवी के साथ एक पिलर की तरह आप वाबस्ता रहे। देखिए, ये वो वाले लेजेंड्स हैं जिनको आप पीटीवी को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत है। आपने बहुत से कॉमिक और फ़नी प्रोग्राम्स किए और उनको नई डायमेंशंस दी। आप पीटीवी के लिए, आपके पीटीवी के लिखे हुए शोज़ में अक्कड़ बक्कड़, सच गप, टाल मटोल शामिल हैं। दीज आर लेजेंड प्रोजेक्ट्स ऑफ पीटीवी। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और तमग़ाए इम्तियाज़ से भी। आपकी डेथ 15 मई 2023 को हुई। आपको हमसे बिछड़े अब 1 साल मुकम्मल हो गया। आज आपकी बरसी है। अल्लाह पाक शोएब हाशमी साहब को सब्र दे और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इस नोट पे छोटी सी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। प्यारी सी हमारी लाडली सी ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनू, सबसे पहले मुझे एक बात एक्सप्लेन कर दो। हम जो अभी बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ भी है और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज जो है आज का, फैमिलीज़ एंड क्लाइमेट चेंज इस बार की थीम है। कुछ इसके बारे में कहना चाहोगी? देखो, हम लोग हर चीज़ की फैमिलीज़ को अवेयरनेस देते हैं, एज फैमिलीज़ हम अपनी इन्वायरमेंट का नहीं ख्याल रखते। आई थिंक क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ जो हमारा बाहर इन्वायरमेंट चल रहा होता है उसकी बात कर मतलब रहे होते हैं। अपने लॉन के हद तक एग्जैक्टली या अपनी छत की हद तक। बिल्कुल। हम ये भूल जाते हैं कि वही हवा साथ वाले घर भी जा रही है, उसके साथ भी जा रही है और पूरी दुनिया में घूम रही है। बिल्कुल। और उससे भी ज़्यादा आपने अपने घर में जो कुछ भी कर रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल जो भी कुकिंग प्रोसेसेस आप कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह से है, वो भी इफ़ेक्ट कर रहा है ना सिर्फ आपको, जैसे आपने कहा आपके इर्द गिर्द को, बल्कि थ्रू आउट पूरी आपकी सिटी में भी वो एक इम्पैक्ट पुट कर रहा होता है। और उससे भी ज़्यादा आई वुड से कि एक क्लाइमेट, जैसे हम कहते हैं ना, एक अंदर का वेदर है, एक बाहर का वेदर है, तो अंदर का वेदर होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद खुश रहते हैं और अपनी फैमिली को खुश रखते हैं तो ऑफ कोर्स आपके घर के अगर 5 लोग हैं तो वो जान 5, तुम क्यों मेरी आज ऑनर इतनी तारीफ कर रही हो? क्यों? क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपका मतलब आपको कहना ये चाहिए था कि मैं आपकी बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, मैं लोगों की बात कर रही थी। बट नहीं, यू आर माई फैमिली, आपकी भी बात कर रही हूँ कि हाँ, बट जब एक आप- बात बताओ, इट्स इम्पोर्टेंट। इसमें आई वांट तैयबा जी टू गेट इन्वॉल्व्ड आल्सो। तैयबा यार, हमने याद है पिछले दिनों एक दफ़ा हम जब गप लगा रहे थे तो मैंने एक ही बात कही कि यार काम तो हर हमने सिचुएशन में करना है। अगर खुशी खुशी कर लें, फैमिली की तरह कर ले तो ज़्यादा मज़ा आता है। ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल। देखो, सुख दुख तो सबके हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन सबकी टाइट चल रही है, हर बंदा अपने अपने मामलात में फंसा पड़ा है, लेकिन कम से कम जिन लोगों के साथ हमने वक्त गुजारना है उस एनवायरनमेंट को भी तो हैप्पी रख सकते हैं। और उसके लिए ये कि जब हम यहाँ से एंटर होते हैं ना, तो अपनी सारी चीज़ें हम वहाँ मैं छोड़ के आती हूँ। अच्छा, नहीं, मैं तो सारी लेके आती हूँ और शो के एंड तक डिस्कस करके मेरी फिर बाय द वे व्यूअर्स, काश वैसे हमारा लाइव ऑडियंस का इस तरह बैठ बिठाने का सिस्टम होता, वो फिर आगे से हमारी बताते कि सारा दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम डिस्कस होता रहता है। अभी ब्रेक में भी एक मसला हुआ था, बच्चा आया मिलने के लिए, उससे गप लगाई, उसे मिलाया, आपसे भी ज़ैनब मिलाया, उसके बाद वो रवाना हो गया। मतलब हमारा ये घर है, बिल्कुल ये भी हमारा घर है। तो रिमेम्बरिंग दैट फैमिली सिर्फ वो नहीं होती जिससे खून का आपका रिश्ता है, बिल्कुल। एक वो दोस्त है,
जो जैसे कि हम हैं, आप मेरी बेटियों की तरह हो, तैयबा इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ यंगर देन मी बट शी इज़ अ डियर फ्रेंड, यू नो, सबके साथ अपनी अपनी एक आपकी एक कनेक्शन होती है। और फिर नौकरी पे इवन जहाँ प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है वो भी एक ताल्लुक है। ताल्लुक होता है, बिल्कुल। अगर अच्छे आसन अंदाज में निभा लें तो इज़न्ट दैट बेटर? और इस तरह काम करने का जो मज़ा है ना, वो उस बोरिंग रूटीन में नहीं है। जैसे आपस में हम सुबह भी मिलते हैं, बातचीत और वो सारी मैटर्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं, और इस सब चीज़ को घर लेके से जाना। बच्चे स्कूल भेज के, कॉलेज, मतलब ये सारी चीज़ें कर के आप भी ज़ैनब घर से निकलती हो, 100 चीज़ें होती हैं। अम्मी ने किसी बात पे डांटी, अब्बू ने कोई बात समझा दी, ये हो गया, उधर से क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे हैं। अब आप कोई ऐसी जगह तो होनी चाहिए ना जहाँ पे बंदा जाए, है काम, रोजी रोटी अपनी जगह और ही अपनी जगह। ट्रू, बिल्कुल। किसी भी दफ्तर में ये नहीं कहा जाता कि आप मुस्कुरा नहीं सकते और आप आपस में एंजॉय नहीं कर सकते। और ऐसे काम का सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कल मुझे कांटेक्ट जब किया, बताया कि सुबह पीटी है, आई वाज लाइक ओके, एक बड़ी स्माइल। क्यों? वो क्योंकि पहले मैंने आपको ट्यूसडे का कहा था और फिर मैंने आपको खुद को बुला लिया। अच्छा, ये भी चलता है। हाँ, अब मैं बात बताऊँ, अब इसको अगर नॉर्मली कहीं से कोई कहता ना, कोई क्लाइंट कहता कि जी आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं कल आऊँगी, और अगर ये उनकी आदत होती तो उसे फौरन कह देना था अच्छा फिर हम नेक्स्ट वीक ही मिल लेंगे। हमारे साथ नहीं करती, बट दैट्स द थिंग ना ज़ैनब, फिर हम एक दूसरे के साथ मार्जिन भी ले लेते हैं, बिल्कुल, लाडी भी कर लेते हैं ये वाली कि चलो चल कर लेते हैं। बिल्कुल। रमज़ान में जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया था, मैं रैंडम लोगों को जाके बताती हूँ तो मेरा इसकी और हमारी जो शेफ आमना लिया कीमा ही निकल गया था उनका। ट्रू। लेकिन इट वाज अ लवली सिचुएशन क्योंकि एक कंफर्ट था अपनों का। बिल्कुल। अच्छा, अब जब हम अपनों की बात करते हैं तो अपनों की, स्पेशली माँ बाप की और घर वालों की, तो यही कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी खुराक बच्चों को और घर वालों को दें। बिल्कुल। अच्छी खुराक की जब बात करते हैं तो आजकल सीजनल एक दो चीज़ें हैं जिनकी मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि इनके जूसेस भी बनाए जाते हैं दोनों चीज़ों के, फालसा बिल्कुल एंड आड़ू। यस। यानी कि फालसा जो एक बेरी भी है अंग्रेज़ी में, और फिर आड़ू जिसको पीच कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये दोनों आजकल सीज़न में बड़े इन हैं, लेकिन जिधर भी जाओ यूजुअली आपको अब आजकल पीच के बड़े मज़े के लोग जूसेस बनाना शुरू हो गए हैं, उसको जूसर से निकाल के। तो इनके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले किसकी बात करें, फालसे की क्या आड़ू की? यार आड़ू की करते हैं, क्योंकि फालसा जो है वो सबका ही फेवरेट होता है। आड़ू के बारे में एक कंफ्यूज्ड राय है लोगों की। सच्ची बात है, मैं नहीं खाती आड़ू। तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप बड़ा लैक कर रही हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को, और कोशिश करूँगी कि आज ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि आप उसको खाने की एटलीस्ट ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, मुझे आड़ू का टेस्ट नहीं पसंद। आप आड़ू का देखें, 3 से 4 डिफरेंट तरह के आड़ू एक तो इकसाम में भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आड़ू की जब वो कच्चा होता है उसका एक टेस्ट डिफरेंट होता है, थोड़ा सा वो सख्त खट्टा सा होता है। जैसे जैसे वो थोड़ा पकना शुरू हो जाता है वो इतना मीठा हो जाता है कि वो आपको बहुत पसंद आता है, और थोड़ा सा नरम भी हो जाता है। अब दोनों ही फ्रूट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, एक तो इनके न्यूट्रिएंट्स बहुत अमेजिंग हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो भी बड़े डिफरेंट हैं। भाई 90% फालसा का तो जूस निकाला जाता है। बिल्कुल। वो अपनी बात जगह है कि उसको जूसर से नहीं गुजारा जाता, एज इट सेल्फ यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें इतनी चीनी, Oh my God। इतना काला नमक डाला जाता है कि फिर उसके क्या वो बेनिफिट्स रह जाते हैं। अब तो बेनिफिट्स को पता कर, सबसे पहले आड़ू के बताएं कि फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है। आड़ू के अंदर मौजूद होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी, और विटामिन सी जैसे हमें पता है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में जो है उनके साथ फाइट करने में बहुत हेल्प करता है, और उसके अलावा इसके अंदर जिंक की बहुत अच्छी अमाउंट जो होती है वो मौजूद होती है। और अगर हम 100 ग्राम्स की बात करते हैं, जो छोटा आड़ू होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट सिर्फ 30 to 40 कैलोरीज के दरमियान होती हैं, विच आर नथिंग, जो कि कुछ भी नहीं है। आपने वज़न कम करने के लिए खाना हो तो आड़ू बहुत मुफीद है, आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आड़ू जो है ये एंटी वायरल, बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा, जैसे वो सुबह उठता है, उठते ही उसको छींकें स्टार्ट हो जाती है, मैंने ये बहुत रूटीन देखी है, एलर्जीज़ जो हैं वो बहुत कॉमन है, फ्लू बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों में एलर्जीज़ कॉमन हैं, अगर वो डेली बेसिस पे आड़ू का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो देखेंगे कि बहुत हद तक वो एलर्जीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं उनकी बॉडी में। ऑफ कोर्स मेडिसिन्स आर इम्पॉर्टेंट, आपने वो ज़रूर लेनी है, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन आड़ू को अगर आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो बहुत अच्छे से आपके काम आता है। अब सवाल ये चलता है आड़ू का छिलका उतार के खाना है या छिलके के साथ खाना है। अब
अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हम ये कहते हैं कि जो भी फ्रूट छिलके के साथ जुड़ा हुआ हो उसका छिलका ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन आड़ू के केस में मैं ये कहती हूँ कि अगर तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश आउट कर लेते हो, पता है उसके ना ऊपर जो वो एक फरी सा फील होता है ना, पता नहीं क्यों वो जिस तरह जानवर की स्किन नहीं होती उस तरह की उसकी अजीब सी होती है, वो चीज़ मुझे बड़ी पुट ऑफ कर देती है। एक्चुअली अंदर की मीट का मसला नहीं होता, सेब खा लेती हूँ, अमरूद खा लेती हूँ, सब चीज़ें विद छिलका, वो तो मज़े के होते हैं उसके छिलके। इसका छिलका अजीब सा होता है और फंस जाता है अजीब। इसके छिलके का मसला एक ये भी होता है कि हम इसको अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर पाते और इसके जितने भी आप समझे इम्प्योरिटीज़ बाहर से इसमें ऐड हुई भी होती हैं, इन्वायरमेंट में से ऑफकोर्स हम उसको लेकर आते हैं, तो वो क्लीन नहीं हो पाता प्रॉपरली। या तो आप उसको अच्छे तरीके से उसको साफ़ करने का तरीका यही है, आप एक बोल लें, उसके अंदर पानी डालें और उसके अंदर इसको रख दें फॉर लाइक 2 to 3 आवर्स एटलीस्ट, ताकि वो साफ हो सके। हल्का सा उसके सिरका बाद डाल दें तो कहते हैं कि उससे ज़्यादा हाँ, नीट उससे भी हो जाता है, सोडा भी कह देते हैं बिल्कुल, डालने को। दोनों चीज़ें आप डाल सकते हो। लेकिन उसके बाद आपने उसको अच्छे तरीके से फिर हाथों से साफ करना है। अगर आप इतनी एफर्ट नहीं कर सकते तो आप उसके छिलके को रिमूव कर कर भी खा सकते हैं। पीच के अंदर बीटा कैरोटीन, विटामिन ए बहुत अमाउंट में मौजूद होता है, जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, और रेटिनॉल सीरम आजकल बहुत ज़्यादा इन है, हम लोग स्किन के लिए बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली वो विटामिन ए ही होता है और पीच में विटामिन ए बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। तो अगर आप उसको डेली इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको एज सच किसी रेटिनॉल सीरम की ज़रूरत नहीं रहती। और रेटिनॉल बेसिकली एंटी एजिंग के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन कुछ दिन पहले ये बात की, आज फिर रिमाइंडर के तौर पे कहूँगी, रेटिनॉल हर बंदा नहीं लगा सकता ये, क्योंकि एंटी एजिंग और एज रिवर्सल वाली चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल ज़ैनब की एज ग्रुप का बंदा नहीं लगा सकता रेटिनॉल। रेटिनॉल लगाना है आपने 35 साल की उम्र के बाद, 35-40, जब आपके प्रॉपर विजिबल साइंस ऑफ एजिंग आने शुरू हो जाएंगे और स्किन की डॉक्टर से रुजू करके। अब आपको बहुत मज़े की बात यहाँ पर बताऊँ, लेकिन आड़ू क्योंकि फ्रेश फॉर्म में है और नेचुरल है, तो आप उसको जितना मर्जी खाएं। एग्जैक्टली तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप बाहर से सीरम लेके मुंह पे लगाएंगे तो वो आपको वो इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि वो ज़रा हार्श होता है। मैंने विज़िट किया एक स्किन की डॉक्टर को ही। वैसे तो मैं यूजुअली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ज़रूरत पड़ती, लेकिन मैं गई हुई थी तो गप हो रही थी उनके साथ, तो उन्होंने मुझे कहा ज़ैनब व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग इट ना, इस एज में स्टार्ट कर लेना चाहिए ताकि एंटी एजिंग ज़रूर इस एज पे स्टार्ट करनी हाँ चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे रेटिनॉल पे लगाया। अब मैंने उस पर रिसर्च की, रिसर्च कुछ और कह रही थी, वो कुछ और, तो मैंने वो लगाना शुरू कर दिया। 2 दिन मैंने लिटरली लगाया, मेरी स्किन सूज के यहाँ पहुँच गई। उसके बाद मैंने तौबा की और मैंने उसको फेंक दी। सो प्लीज़ व्यूअर्स, ऑनलाइन चीज़ें सिर्फ देख के हमने नहीं यूज़ करनी, नेचुरल तरीक़ों से, जैसे कि ज़ैनब बता रही है, आप अपनी सारी एंटी एजिंग, पहले ज़मानों में क्या हमारी नानियाँ दादियाँ जो है वो बैठ के रेटिनॉल के सीरम्स लगा रही होती थी, विटामिन सी के लगा रही होती थी, नहीं, वो किन्नू खाती थी, वो आड़ू खाती थी, वो फ्रूट्स खाती थी, वेजिटेबल्स खाती थी, अच्छी ग़िज़ा लेती थी, इधर उधर के तेल नहीं इस्तेमाल होते थे, देसी घी सरसों के तेल में खाने पकते थे। वो ज़माने और थे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ी सी फालसे पे भी बात करेंगे और इनको सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है ये भी जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी ब्रेक में हम अपने गर्मियों के प्लान्स बना रहे थे, हम स्विमिंग जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ज़ैन अपने सारे प्लान्स की बर्बादी फेर दी। जी मैं शो करके इस्लामाबाद जा रही हूँ फैमिली के साथ, आई डोंट नो मैं वापस कब आऊँगी। चलो फिर फालसे की बात कर लेते हैं। ओके बट वही चीज़ है ना, गर्मियों में फालसे खाने का बड़ा मज़ा आता है। और फालसों की बड़ी बड़ी मज़े की बचपन की कहानियाँ भी हैं। हम उनको छोटी छोटी गोलियों के तौर पे यूज़ करते थे, एक दूसरे को मारने के लिए भी खाते हुए। एंड देन जो कड़वे वाले होते, वो जो कच्चे से होते थे, वो आप निकाल के हाँ अपने बहन भाइयों की प्लेटों में डाली शुरू कर, उनके अच्छे वाले उठा लेते थे। तो यू नो एक फालसे और जामन, हाँ दोनों की बड़ी इस तरह की मेमोरी। वो वाली भी स्टोरी सुनाए जो अभी आप ब्रेक में सुना रही थी। नहीं वो नहीं सुनानी, वो हमको वो बाद में सुनाओगे। ओके सारी स्टोरी ऑनर सुना दी तो फिर ऑनर के लिए कुछ नहीं रहेगा ना आगे के लिए। अच्छा ये बताओ मुझे कि फालसा इतना सा तो होता है, उसका क्या फ़ायदा है? फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। सबसे पहले तो फालसे की सबसे अच्छी चीज़ जो एक है वो ये है कि आप फालसा जितना चाहें उतना खा सकते हैं। आपके लिए वो हैरानी की बात होगी कि मैं कह रही हूँ जितना चाहें उतना खा लें।
आप 100 ग्राम्स से लेके ऑलमोस्ट 250 टू 300 ग्राम्स पर डे डेली खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। 100 ग्राम्स ऑफ फालसे में, जो एक पूरा प्रॉपर बोल होता है, उसमें आप समझें सिर्फ 50 कैलोरीज होती हैं, जो कि क्वाइट नथिंग होती हैं, आप उसको आराम से खा सकते हैं। लेकिन फालसे का प्रॉब्लम ये है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। आप उसको लेकर आए हो, मैक्सिमम आप एक दिन उसका टेस्ट एंजॉय कर सकते हो, नेक्स्ट डे वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको उसको स्टोरेज की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अब उसकी स्टोरेज के बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये सोचा है कि मैं सबसे बेस्ट तरीका खुद ही बता देती हूँ, ताकि लेकिन मैं एक बात बता दूं, फालसा लेने की बेहतरीन जगह रेडी ही होती है। यस एक्सक्यूज मी, इसलिए क्योंकि वो रेडी जो होती है ना, रेडी पे जो बिक रहे होते हैं वो उन्होंने उसी वक्त लाए होते हैं और उन्होंने उसी वक्त उसको फ्री करना होता है। जो हम प्रॉपर फलों की दुकानों से डब्बों में या पैक्स में लेते हैं ना, वो पक्के पक्के स्टोर हो चुके हैं। Yes. चाहे 6 दिन हुए हैं, चाहे हफ्ता हुए हैं, वो स्टोरेज में से ही निकले। ट्रू। फालसे का सिंपल यही हल है, आप उसको डायरेक्ट खरीदें रेडी से और उसको आप इस्तेमाल करें वॉश अब करके। बच्चों को और बड़ों को जिसने भी खाना है, जिस तरह भी लेना है, इसको वैसे ही जैसे पानी में आप उसको स्टोर करके रखें, उसके टोटल उसको जर्म फ्री एक दफ़ा करें, उसके बाद आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दें। इसकी वो थोड़े से पानी के साथ जो है ना वो बनाकर आप इसको स्टोर कर सकते हैं, बॉटल्स में आप इसको रख दें। जितना इस्तेमाल करना हो छोटी बॉटल्स में करें, ताकि क्योंकि एक टाइम पे एक छोटी बॉटल ही यूज़ होती है। उसके अलावा आप इसकी आइसक्रीम्स बना सकते नहीं, हैं। एक सेकेंड, आपने कहा कि वो तो जो उसके बीज हैं वो कहाँ जाएंगे? आप उसको स्टेन करेंगे। अच्छा, बीज नहीं खाने? बीज नहीं, क्योंकि बीज जब के हम फायदे खाते हैं, तो बीज के फायदे हैं, लेकिन जब आप उसको स्टेन करके जूस बना रहे होते हो तो उसमें मुंह में वो टेस्ट आता है और वो मज़े का नहीं लगता। मैं टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ बात कर रही हूँ। अदरवाइज खाने में आप अगर उसको खाते हो तो जैसे इसमें पहले ये बता देती हूँ कौन कौन से विटामिन आते हैं। इसमें विटामिन बी बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है, विटामिन सी की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद है, और उसके साथ साथ ये आपकी लिवर की हेल्थ यानी उसको प्योरीफाई करने में बहुत काम करता है। आपकी ब्लड की प्योरीफिकेशन में फालसा जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि ये आता भी ऐसे सीज़न में है जब आप बहुत ज़्यादा स्वेयर गर्मी में जा रहे होते हो, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही होती है। आपके जितने भी आप समझें, आप पसीने से आए, गर्मी से आए, बहुत ज़्यादा आप लो फील कर रहे होते हो, और आपके जितने भी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल रहे होते हैं बॉडी से, आपको समझ ही नहीं आ रही होती, लेथार्जिक का बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हो। आप एक ग्लास सिर्फ फालसे का जूस या फालसे थोड़े से खा लेते हो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो, क्योंकि ये आपके जितने भी आप समझें न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एक बूस्ट दे देता है। आप इसको बना सकते हैं, प्लीज़ चीनी ना डालें अंदर, आप स्टीविया डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप गुड़ का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फालसा जो है ये आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। अगर आप आयरन अकेला लेते जा रहे हैं, विटामिन सी साथ नहीं ले रहे, तो आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। सारी उम्र आयरन खाते रहे, गोलियों की फॉर्म में बेशक खाते रहे, एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप फालसा अगर ले रहे हो तो उसको आप एब्जॉर्प्शन के तौर पे यूज़ करा सकते हैं, आयरन एब्जॉर्ब बॉडी में बहुत अच्छा होगा। और आप इसको टिंट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप लिप टिंट, अपने ब्लश ऑन टाइप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिन लोगों को मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और गर्मियों में आज समझ नहीं आती कि क्या आप खा सकते हैं, आप उनको सॉर्ट ऑफ इसके पॉप्सिकल्स जो होते हैं वो बना कर दे सकते हैं। आइस लॉलीज नहीं जो हम बचपन में खाते थे, और बहुत आसान है। छोटा सा आपने वो कप लिया, वो जो डिस्पोजेबल कप होता है, वैसे तो अगर आप वो आइसक्रीम बनाने वाले कंटेनर ले लें, वो 6-6 के पैक बड़े आसानी से आप किसी भी प्लास्टिक की दुकान पे मिल जाते हैं, उसी को यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि बार बार डिस्पोजेबल कप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है हमारी अगेन एनवायरनमेंट के लिए नुकसान है। लेकिन किसी भी आपने कप में अगर डिस्पोजेबल में बनाना है तो डिस्पोजेबल में आपने डाल दिया उसको, उसके अंदर आपने आइसक्रीम की स्टिक या कोई चम्मच या कोई चीज़ डाल के उसको फ्रीज़र में रख दिया, बिल्कुल फ्रीज़ हो गया तो उसको आपने उसमें से निकाल लिया या उसको फाड़ के उतार लिया। Yes. और वेरी इजी, बस चीनी अवॉइड करें डालनी। मैं हमेशा एक शक्कर डाल लें, थोड़ा सा पुदीना अगर आप इसमें डाल लें, पुदीना, बहुत शक्कर अच्छा हो और जाएगा। एक चुटकी काला नमक, काला नमक, टेस्ट अच्छा आता है। काला नमक डालने से ये होगा बट कि चुटकी इसका में और taste- पूरी पूरी चमची डालने में फ़र्क होता है। इतना लोग नमक और चीनी डाल देते हैं कि फालसे का टेस्ट ही नहीं रहता। टेबल सॉल्ट और सी सॉल्ट नहीं डालना, जो आपका सफ़ेद नमक होता है वो मत डालें। बाय द वे आप ये आड़ू के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने आड़ू को लिया, उसको आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया,
उसके बाद आपने उसके अंदर पुदीना, आपने अगेन छिलका उतार के उसको सिर्फ उसके पल्प को ब्लेंड करना है। उसमें आपने बर्फ़ डाल दी, थोड़ा पानी डाल दिया, उसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लिया, उसको टेस्ट किया। अगर आपको उसमें थोड़ी कमी बेशी महसूस होती है तो थोड़ी सी शक्कर डाल दी, एक चुटकी काला नमक उसमें डाल दिया और पुदीना ज़रूर डालें। बिल्कुल, बहुत मज़े का उसका भी एक अच्छा। अब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आड़ू खाने में बहुत बुरा लगता है, और अगर मैं उसका सिर्फ जूस निकाल के पी लूँगी जूसर के थ्रू तो उसका सारा पल्प, उसका सारा फ़ायदा ज़ीरो, ट्रू, आधा हो जाएगा। ऐसे ही है। तो जब पूरा बेनिफिट लेना है, एक आड़ू को कट किया, उसको डाला, बर्फ़ डाली, पानी डाला, पुदीना डाला, गेस्ट आते हैं उनको पिलाएं। स्लश हम इतने शौक से ये पी रहे देखें होते हैं। कितने मज़े की सोडा वाटर के अंदर इस तरह डाली हुई है। लेकिन इस किस्म की ड्रिंक में प्रॉब्लम ये होता है कि फ्रूट अलहदा होता है, उसमें सोडा अलहदा डला हुआ होता है, थोड़ा सा उसमें पीच का जूस डाल देते हैं। जब एक डब्बे के जूसेस से निकल आए, जो चीज़ आपको फ्रेश अवेलेबल है उसको यूज़ करें, सस्ता काम भी है भाई। ट्रू जी। तो इसके अलावा आप अगर बात कर रहे हैं फालसे की, आपने उसको पॉप्सिकल्स के फॉर्म में बच्चों को दे दिया, खुद ले लिया, तो आप डेली बेसिस पे 250 से 300 ग्राम तक खा सकते हैं। यानी आप इसके अगर जूस ही फॉर एग्जांपल फालसे का पी रहे हैं तो आप 2 से 3 ग्लास तक जूस पी सकते हैं। ऑफ कोर्स चीनी नमक कम रखकर, कैलोरीज बहुत कम होंगी। वज़न कम करना है तो इस समझ में फालसा आपका वज़न जो है वो बहुत अच्छे से कम कराएगा। क्योंकि मैं ना अपने YouTube चैनल पे ना फालसा का जूस बनाने की एक रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर लोगों को इतना बड़ा अजाब लगता है और फिर लोगों के घर जाते हैं और कहते हैं यार इतने मज़े का था। फ्रीज भी कर सकते हैं, बिल्कुल। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग उसका पल्प की हद तक तैयार कर देते हैं, उसको उसके अंदर सारे जायके शायके डाल के, सिर्फ उसमें पानी की मिकदार बहुत कम रखते हैं। यस, तो वो जैसे एक फालसे का ना शरबत तैयार हो जाता है, उसमें आपने सिर्फ पानी ऐड करके किसी को सर्व करना है। मेरी अम्मी क्या करती थी, इतने इतने पैकेट पर, उस वक्त तो आपको पता है कोई भी डिस्पोजेबल इस तरह की अच्छी सी प्लास्टिक के थैले के अंदर ना इतना को डाल दिया जूस, इतना को एक पैकेट होता था, वो इतने इतने कोई काफ़ी ज़्यादा मम्मा फ्रीज कर देती थी। फिर कोई जब कोई गेस्ट आए या कोई गेट टुगेदर घर में हुआ तो वो एक निकाला तो उससे पूरा 1 लीटर बन जाता था। अच्छा खासा। और हेल्थ की हेल्थ है, साथ मज़ा आ रहा होता है आपको उसमें। उसके साथ साथ आपने, अच्छा आप डेली बेसिस पे अगर इसके 2 से 3 ग्लास पीते हैं, उसका मतलब ये है कि आप, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है वो ORS का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने जितने भी याद को पूरा करने के लिए। बिल्कुल। और आप बजाय कि किसी और चीज़ की तरफ जाएं, आप फालसे की तरफ आ जाएं, तो फालसा आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा भी कर देगा और उसके साथ साथ वज़न भी कम करा रहा होगा। डायबिटीज़ के लिए बहुत मुफीद है। आपकी स्किन की जो इनर लेयर ख़राब हो रही होती है उसको भी ये रिपेयर करता है। आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है उसको बहुत हद तक इन्हांस करता है। आपने ये देखा होगा कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा यरकान की तरफ, अल्लाह माफ़ करे, वो लोग जा रहे होते हैं, उनमें भी हम ये इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आप फालसे का जूस पिएं ताकि आपकी बॉडी में जो खून है वो साफ़ हो सके और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हो सके। जिन लोगों को गैस्ट्रो के इश्यूज़ रहते हैं, आइदर इट्स एसिड रिफ्लक्स है, चाहे वो गैस का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, आप अगर फालसे का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत हद तक कवर हो जाता है। लेकिन एसिड रिफ्लक्स वाले जो पेशेंट्स हैं वो शाम 4 बजे के बाद इसको कंज्यूम ना करें। आप उससे पहले दिन में 2-3 बजे दोपहर में ले लें ताकि आपके एक तो डेफिशिएंसीज पूरी हो जाए, दूसरा एब्जॉर्प्शन हो सके प्रॉपर। ऑसम। यहाँ पे एक और बात कहूँगी, अच्छा बहुत से लोग फालसे को पकाते हैं, ये मैंने आपको मना करना है। देखिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि भाई उसको पहले उबालना होता है, उसमें वो सारे लवाजमात डाल के उसको कुक करते हैं, फिर उसके बाद उसको ठंडा करके फिर उसको ब्लेंड करते हैं। ये ना करें। अच्छा अगर आपके पास ब्लेंडर है जिसके ब्लेड ठीक है तो वो आपको उबाले बगैर ब्लेंड कर देगा। जैसे ही आपने उसको उबाला, उसको हीट दी ना, ख़राब हो जाएगा। इन द सेंस दैट वो फिर निरा शरबत रह जाएगा। उसकी जो अंदर की जो सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको तवानाई देंगी, विटामिन्स हो गई, मिनरल्स हो गई, वो ख़राब हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी स्पेशल चीज़ है कि उसको हीट नहीं देनी। बिल्कुल। क्योंकि फ्रूट वगैरह भी हम कभी कभी कुक कर देते हैं। अगर आपने बना भी लिया, जैसे बनाना ब्रेड आपने बना ली, तो क्योंकि आपने बनाना को कुक कर दिया है तो बहुत से उसके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। बनाना चिप्स जैसे आजकल बहुत चल रहे हैं, तो यू कैन नॉट कंपेयर के बनाना और बनाना और चिप्स। बाय द वे बनाना चिप्स भी प्लीज़ व्यूअर्स मैं आपको कहूँगी कि केले के चिप्स आजकल मिलने शुरू हो गए हैं। मज़े के होते हैं लेकिन उनमें भी शुगर एडिड होती है और अक्सर वो फ्राइड होते हैं या उनको तेल लगा के बेक किया होता है। सो द पॉइंट इज़ वो फिर आप प्योर फ्रूट नहीं खा रहे। फिर रियलाइज़ करें कि आप ले क्या रहे हैं। फिर वो आप एक शौकिया फनकार वाला काम कर रहे हैं, उससे ना फाइबर मिल रहा है ना कुछ और मिल रहा है। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। और फाइबर की आप बात कर रही हैं तो फालसा फाइबर के कंटेंट में बहुत हाई होता है। फालसे में टोटल अगर 100% में हम बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 9% फाइबर मौजूद होता है।
जो कि अगर कॉन्स्टिपेशन का कोई पेशेंट है तो उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपने उसमें गुड़ या शक्कर ऐड कर लिया तो ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है आपके उसको मेटाबॉलिज्म को सारा। अब अगर आपने इसको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि स्लीप इश्यूज़ हैं। अगर रात को वो फालसे का जूस पीते हैं ऑफकोर्स नमक और चीनी कम के साथ, तो उनको स्लीप बेटर करने में फालसा बहुत ज़्यादा करामद होता है। और उसके साथ साथ फालसा जो है, आप इसको अगर किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ ये समझ के खाएं कि आपकी बॉडी ने इससे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, आपने इसका सिर्फ टेस्ट एंजॉय नहीं करना। वही चीज़ है ना व्यूअर्स, माइंडफुल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम आज स्पेशली आपको याद करा रहे हैं कि फालसे आड़ू सीज़न में है। पीचेस खाएं, फालसे खाएं, उसके जूस भी बना के पीने हैं तो बनाने का एक सही तरीका है, पका पकू के नहीं, उसको छान छून के नहीं, उसको जो प्रॉपर एक, जिस तरह आड़ू को जूस आप बाय इटसेल्फ ब्लेंडर में पानी एंड बर्फ़ के साथ बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप उसको जूसर से गुजारें। एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग विथ फालसा ऑल्सो, ना कुक करने की ज़रूरत है, आपने उसको ब्लेंड किया और फालसे को छान लें अगर आपको बीज बॉदर करते, और अगर नहीं बॉदर करते तो बेशक उसको यूज़ कर लें टोटल। इसी नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, कुछ ब्रिलियंट और टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन सबसे पहले हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ म्यूज़िक, कुछ हल्ला गुल्ला से। मैंने कहा बड़ी सीरियस बातें कर ली हमारी छोटी सी गुड़िया ने, अब आगे बढ़ते हैं। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाई क्या बात है, थैंक यू सो मच होर अब्बास। और शुरू भी आपने उसी गाने से किया जो आज के हमारे प्यारे प्यारे टैलेंटेड बच्चों को अप्लाई करता है। मैंने जान के ये वाला गाना रिक्वेस्ट किया था क्योंकि देखिए पाकिस्तान में हर किस्म के लोग रहते हैं, कुछ हमारे प्यारे बर्गर बच्चे भी हैं। मैं भी एक ज़माने में बर्गर बच्चा होती थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ क्योंकि मैं बुजुर्ग भी हो गया हूँ, लेकिन ये बात कुछ और है किसी और। तो बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग लेडीज आज और हमारे साथ हैं माशाल्लाह। एंड क्योंकि आप हमेशा, चाहे हम ऑन एयर बात करें या ऑफ एयर करें, तो आप हमेशा फीमेल एम्पावरमेंट की और यंग लोगों की और स्पेशली यंग बच्चियों की आगे आने की बात करते हैं। बिल्कुल। और एक बात मैं आपको और बताऊँ होर के बारे में व्यूअर्स, के शुरू में जब हमने काम शुरू किया तो होर हमेशा मुझे आके कहता था कि आप भी प्लीज़ लड़कियों को भी बुलाया करें, फीमेल सिंगर्स को भी बुलाया करें। मैं हमेशा ये कहती थी, मैं कहती थी होर कोई आता ही नहीं है इस तरफ। अगर 10 नए लड़के आते हैं इस फील्ड में तो मुश्किल से कोई एक नई लड़की आती है सिंगिंग के तौर पे। एक तो सच्ची बात है मार्जिन भी नहीं दी जाती आगे आने की और घरों से इजाज़त नहीं मिलती ऐसे ही। लेकिन ये जो दो ब्रिलियंट यंग लेडीज़ आज हमारे साथ हैं, आज उनको कनेक्ट करूँगी इस गुफ्तगू के साथ। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊँगी, और बाय द वे ये दोनों भी एक ऐसे प्रोफेशन, एक ऐसे स्पोर्ट से वाबस्ता है जो एक वक्त तक ज़्यादातर ख़वातीन से वाबस्ता किया जाता था, पाकिस्तान मर्दों से वाबस्ता किया जाता था पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक ऐसा वक्त भी था जहाँ पे जब हम घोड़ों की बात करते हैं, हॉर्स राइडिंग की बात करते हैं, तो मतलब बादशाह, शहजादी, साथ साथ उनके बच्चे ये सारे जो है हॉर्स राइडिंग उनको सिखाई जाती थी एज पार्ट ऑफ देयर ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग। ये बड़े शाह काम है और बड़े मतलब बड़े फैंसी लोगों का काम होता था। अब ऑब्वियसली इसको एज अ स्पोर्ट प्रोफेशनली बड़े अरसे से खेला जा रहा है। आर्चरी की बात करें तो खैर ये तो अरसा अज़ल से चलती आ रहा है, इसकी हिस्ट्री तो मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है। और हॉर्स बैक आर्चरी, आज हमारे साथ फर्स्ट फीमेल हॉर्स बैक आर्चर हैं जिनका नाम है सुमैया हिजाजी। आप मेंबर ऑफ फर्स्ट वुमेन्स टेंट पेगिंग टीम ऑफ पाकिस्तान भी हैं और आजकल क्या कर रही हैं और बहुत सी इनकी अचीवमेंट्स वो तो हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। कसम से ये जो लुक है ना मुझे इतनी पसंद है ना, द राइडिंग बूट्स, दैट होल काइंड ऑफ द पोलो शर्ट, वो जो एक ये मेरी भी फेवरेट लुक है। हाँ, तो वो खैर आउट ऑफ ऑल माय वार्डरोब। नहीं बट एक बात है ना कि ये तो आप लोगों का एक तरह से यूनिफॉर्म भी है ना, एक तरह से। जी जी। और अगर अपना यूनिफॉर्म जो है वो पसंद आ जाए इंसान को, और सूट भी करता और सूट भी कर, वो बाहर बंदा आप जैसा तो नहीं लगता ना दोनों की तरह। एक और हसीना हमारे साथ है, आइए उनसे भी मिलते हैं। बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही ब्रिलियंट आलीन बुखारी हमारे साथ है। आप ड्रेसाज राइडर हैं, आप फर्स्ट फीमेल ड्रेसाज राइडर ऑफ पाकिस्तान हैं। एक ही होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखो फीमेल आर्चरी भी समझ आ गई, घोड़ा भी समझ आ गया, और तो समझ आ गई, ड्रेसाज राइडर की होता है। ये एक ऐसी चीज़ है, आप घोड़े को एक
प्रिसाइज तरीके से मूव कराते हैं। आप उसको एक उसके ऊपर बैठ के गानों के ऊपर उसको आप डांस कराते हैं, नॉट कि वो जो ढोल वाले घोड़े होते हैं वो नहीं। मतलब वो भी एक तरह की चीज़ है बट दैट्स नॉट वो। बट ये आप इस तरह कह लें कि ये उससे लाइक भंगड़े और टैंगो में जो डिफरेंस है ये वो है। वो है एग्जैक्टली। सो ये मैंने ये बाबा की वजह से मेरे नहीं एक मिनट, कौन कैसे क्यों अब हम शुरू करेंगे यहाँ से। मैंने कहा पहले टर्म क्लियर हो जाए ना कि क्या है। जी। हाउ डिड यू गेट इनटू इट? मैं छोटी थी आपसे बहुत बहुत अरसा पहले, अराउंड योर एज ग्रुप। मैं झगड़ती थी, मैंने भी घोड़े चलाने सीखने। तो मामा इस तरफ हुई भी कि हाँ ठीक है अगर बेटा सीख रहे, क्योंकि मेरे भाई पढ़ते थे उसका तेजसन में, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग वैसे ही सुबह हर मैंडेटरी होती थी। तो मुझे भी शौक था जानवरों से प्यार, और वैसे ही घोड़ा तो इतना हसीन होता है। सो एक एक्साइटमेंट। माई मदर सिंपली टर्न अराउंड एंड सेड नथिंग डूइंग। तुम्हारी खालाओं ने, सारे रिलेटिव्स ने कहा है बिल्कुल भी बच्चियों को हॉर्स राइडिंग करनी नहीं चाहिए, आगे जाके बड़े मसले होते हैं। खैर ये बातें तो अब साइंटिफिकली क्लियर हो गई हैं और बहुत पहले से थी क्लियर, लेकिन इजाज़तें नहीं मिलती थी। सो हाउ डिड इट हैपन फॉर यू एंड हाउ डिड इट हैपन फॉर यू फर्स्ट यू? मेरे लिए इजाज़त का तो ऐसा कोई इशू नहीं था, बिकॉज मेरे घर में सारे हॉर्स लवर्स थे। हमारे घर में घोड़े उन्होंने रखे हुए थे, और मेरे फादर, ग्रैंडफादर, दे वर ऑल एक्सीलेंट राइडर्स और हॉर्स लवर्स थे। तो शुरू से ही मुझे घोड़ों में बैठने का। लेकिन घर में घोड़े की राइडिंग का रिवाज था। देखिए बहुत से लोग सॉरी इस मुल्क में शौकिया भी रख लेते हैं ना घोड़े, मतलब उनको राइड नहीं किया जाता और वो पाले जाते हैं, वो बस सिर्फ पाले जाते हैं, जो एक्चुअली घोड़े पे भी जुल्म है, क्योंकि उसके लिए ज्यादती है कि वो खड़ा रहे सारा दिन या थोड़ा टहल टूल ले, उसको एक्सरसाइज करानी पड़ती है जिस तरह वो वाइल्ड में करते थे। जी। लेकिन मेरे यहाँ जिस तरह घोड़ों को रखा जाता था उसमें ये था कि उनको राइड भी किया जाता था, और कुछ घोड़े जिस तरह एक शो हॉर्स की तरह कॉम्पिटिशन्स पे जाते थे, उनको उस तरह से तैयार किया जाता था। और जो मेरे भाई थे उनको तो प्रॉपर राइडिंग का, और फादर को भी। अच्छा, ब्लैक वाला हॉर्स पे आप हैं या ब्राउन वाले पे? क्योंकि कवर्ड है ना आप लोग। एक अभी मैं देखती हूँ क्लिप तो फिर मुझे समझ आएगी। अच्छा वो ये देखो, इसमें मैं फ्रंट पे ब्लैक वाले पे हूँ। वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हॉर्स। ये मेरा हॉर्स था जो अनफॉर्चुनेटली डाइड। आई एम सो और ये इसके साथ तो मेरी गेम्स में, एक हॉर्स के साथ आपकी सिंक हो जाती है ना, आप टोटल एक हो जाते हैं। जी, तो वो मेरा इस हॉर्स के साथ था। तो जब आर्चरी की तरफ आई, क्योंकि फैमिली में कोई करता था आर्चरी? फैमिली में सारे, क्योंकि उनको भी वॉर गेम्स का ही शौक था, तो शूटिंग आर्ट जंगजू टाइप थे, तो इस तरह से निशाने, टारगेट्स वगैरह मेरे फादर के, ताया वगैरह ये सब ले। और बहनें हो? हाँ जी, लेकिन किसी को शौक नहीं है। अच्छा ओके। वो फैमिली में से एक निकल आता है ना जिसके अंदर कीड़ा होता है, तो उस तरह मेरे अंदर ज़्यादा आया था। अच्छा, देयर इज अनदर क्लिप दैट अभी हम आप लोगों को दिखा रहे थे व्यूअर्स, तो वो भी आपने देखा। तो अल्टीमेटली व्यूअर्स, ये जिन गेम्स की बात करी है, अगर हम आर्चरी की भी बात करें, अब तो उसको एक बड़ी खूबसूरत और एलिगेंट गेम की तरह से भी किया जाता है, लेकिन आर्चरी जैसे कि ये देख रहे हैं आप व्यूअर्स, मतलब निशाना लगाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, घोड़े के ऊपर निशाना लगाना, हाँ देखिए अपने आप को बंदा कंट्रोल कर जाता है, अपनी मूवमेंट को, अपने ठहराव को। घोड़े के साथ आपने ऐसा एक होना होता है कि जैसे आप दोनों यकजान हैं जी, और तब ही ये मामला हो सकता है, राइट? बिल्कुल। आपको अपनी लेग्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, आपको सारे शॉक्स उस पर एब्जॉर्ब करने बुरा पड़ते ना हैं। बनाना, लेकिन आप दोनों तो बहुत ही बारीक हो। मतलब मैं अल्लाह माफ़ी दे थिन शेम नहीं कर रही, लेकिन घोड़े को भी काबू करने के लिए। अच्छा, आपको पता है ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड लड़कियां जो हैं वो अच्छी राइडर्स होती हैं। इसका आपके वज़न से और आपकी स्ट्रेंथ से ताल्लुक़ नहीं होता, इसका ताल्लुक़ होता है कि आप कितने अच्छे कंट्रोलर्स हो, कितने अच्छे बैलेंस वाइज हो। ठीक है, आपका बैलेंस जितना अच्छा होगा और आपका कंट्रोल हॉर्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन कितनी अच्छी है, उससे आप घोड़ा कंट्रोल करते हो और अपनी बॉडी कंट्रोल करते हो। सही। कई लोग वेट तो इसमें एक आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो अगर बाकी बहनों को भी इंटरेस्ट नहीं था, तो इसको जिस तरीके से अब आप आगे लेके चल रहे हो, लाइक अ प्रॉपर स्पोर्ट, लाइक अ स्पोर्ट्स वुमन, स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो कैसे शुरू हुआ मामला? देखो घर में तो कर ही रहे हैं, हाँ जी, लेकिन वो जो पहली एंट्री होती है, अब बहुत से लोग हैं जो बड़े अच्छे स्विमर्स होते हैं, जी, लेकिन वो कभी प्रोफेशनली नहीं कम्पीट करते, तो ये किस तरह हुआ फिर? बस टाइम के साथ साथ खवातीन को तो मार्जिन ही नहीं मिलती ना। हाँ, बंदा कम्पीट करे भी पाकिस्तान में तो किसके साथ करे? 6-8 लोगों के साथ मज़ा नहीं आता ना। जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई कर ही नहीं रहा था, मतलब यहाँ पे कोई बोझ ही नहीं बनती थी, पर मुझे वैसे ही शौक था
कि हॉर्स बैक आर्चरी मैंने करनी है, पाकिस्तान में है नहीं। तो आई सर्च ऑल ओवर पाकिस्तान कि मुझे कहीं से हॉर्स बोज मिल जाएं जिससे कि मैं हॉर्स पे बैठ के प्रैक्टिस कर वो फर्क होता है, घोड़े वाला फर्क होता है, क्योंकि जो खड़े होकर आपने करना है वो फर्क वो होता है। डिफरेंट होता है। तो जिस पे खड़े होके करते हैं ग्राउंड आर्चरी, उससे से ही मैंने पहले प्रैक्टिस करनी शुरू की हॉर्स पे, उसके बाद मैंने जाके अपने लिए खुद बनवाई। अच्छा, खड़े होकर कर लेते हो घोड़े पे आर्चरी? हाँ जी, क्योंकि जब हमने शूट करना होता है तो हमें खड़े ही होना पड़ता है। Awesome. नहीं, एक तो होता है ना यू स्टैंड ऑन द साइड्स, एक होता है जब वो इस तरह करके वो नहीं, जब फिल्मों हमने में भी तो शूट देखते करना हैं होता है ना, जब एरो शूट करना है घोड़े पे, यार तो मैं हमें हूं थोड़ा ना सा लाइफ में, खड़ा क्या होना करूं, पड़ता पूछती हूँ, है। हाँ। तो हमें गैलप पे खड़ा होना पड़ता है घोड़े पे। वाओ। जी। और ये सारे स्टूपिड सवाल इनसे पूछे जा चुके हैं, किसी ना किसी रिश्तेदार जानने वाले ने इनसे पूछ सब लिए पूछते हैं, तो मैं वो वाली आंटी बन रही हूँ, तो कहते फिर है किन जो होता है, फिक्र ना करो, तनख्वाह का नहीं पूछूंगी, बाकी सब तनख्वाह और शादी के अलावा सारे सवाल पूछ लूंगी। हाँ बेटा, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? देखें, मेरे लिए भी लाइक शी सेड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे घर वालों में भी मोस्टली हमारी फीमेल्स भी जो हैं वो भी राइडर्स हैं। जिस तरह सईदा आबदा हुसैन, वो शी इज़ माई नानो। वाओ। जी, तो उनका स्टार्ट फार्म, मेरी फुफो इज अ लेजेंड इन हर ओन राइट ना इस फील्ड में। मेरी फुफो थी राइडर, मेरी मामा भी थी, बट शौक मुझे यहाँ से डला क्योंकि मेरे बाबा क्या कहते हैं टेंट पेगिंग यंगेस्ट टेंट पेगर ऑफ पाकिस्तान थे जी। तो वहाँ से डला, और मैंने जब से आंखें खोली मुझे सिर्फ घोड़ों का ही पता है। लेकिन फिर इजाज़त ड्रेसाज की तरफ रुझान कैसे हुआ? क्योंकि बाबा की वजह से। आई वॉज वेरी लिटिल, तो बाबा मुझे बैठ के दिखाया करते थे उसकी वीडियोस, रॉयल स्कूल ऑफ बयाना, दैट्स लाइक द 4th पिलर ऑफ ड्रेसाज स्कूल वाइज। तो उसके अंदर ना कोई लड़की नहीं थी, हमेशा लड़के होते थे। उधर भी नहीं थी। सो मैंने बाबा को कहा कि मैंने करना है तो यही करना है और मैंने पहली लड़की बननी है। बट भाई अब्बा बन गए ना फर्स्ट टेंट पेगर, अब कुछ तो ऐसा करना ना जिसमें हम भी फर्स्ट बने। बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा बट वहाँ मैं बन नहीं सकी, तो फिर मैं इधर पाकिस्तान में बन क्या गई। मतलब नहीं बन सकती? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कैप्टन बन चुकी हुई हैं, आप पहले लड़की आ चुकी हुई जब तक आप न जब ready तक थे। मैं आई वॉज वेरी यंग, मैं 4-5 साल की थी। सो पाकिस्तान में फिर माशाल्लाह से आपने अब इसका स्कोप क्या है? ये अब मैं जानना चाहूँगी, अगर ड्रेसाज की भी हम बात करें। अच्छा, लेकिन बट हाउ डिड यू स्टार्ट? देखो अब्बू, जस्ट बिकॉज घोड़े के ऊपर कोई चीज़ करनी है इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप टेंट पेगिंग जानते हैं तो आप आर्चरी कर सकते हैं, अगर आप आर्चरी जान सकते हैं तो आप ड्रेसाज कर सकते हैं, अगर आप ड्रेसाज जानते हैं तो आप शो वो जो जंपिंग कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, हर चीज़ मुख्तलिफ है। हाँ, घोड़े के साथ आपकी रिलेशनशिप बन जाती है, लेकिन क्राफ्ट तो आपने ही सीखना है। इस चीज़ के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आप, जैसा एक ड्राइवर होता है, इट कैन हैंडल एनी कार, कोई भी बिल्कुल गाड़ी सही चला है। सकते हैं। सही। अब अगर आप घुड़सवार हैं तो आप कोई भी घोड़ा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि आप इतने अच्छे हैं, यू कैन डू एनीथिंग। शो जंपिंग कर सकते हैं, माय फादर इज डन शो जंपिंग, टेंट पेगिंग, आर्चरी भी थोड़ी बहुत। सो अगर आप एक चीज़ को संभालना जानते हैं तो फिर ऑफ कोर्स आप कुछ भी कर सकते हैं उसके मुतालिक। सही। लेकिन आई गेस माई क्वेश्चन इज, जिस तरह गोल्फ को बड़ा महंगा शौक कहा जाता है, इवन दो इट्स अ प्रॉपर स्पोर्ट एंड इट्स अ प्रोफेशन, और मतलब अरबपति लोग घूम रहे हैं गोल्फर्स जो प्रोफेशनली ये काम करते हैं, उसी तरह ये तो उससे भी कई गुना ज़्यादा महंगा नुस्खा है। अगर मैं कहूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है तो मेरे ख्याल से ये बात गलत नहीं होगी। नहीं, गलत नहीं है। क्योंकि आपने कोई रैकेट, कोई बैट नहीं इस्तेमाल करना, कोई बॉल नहीं इस्तेमाल करना, आपने एक घोड़े के साथ, ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या लवाजमात होती हैं इस काम में? लवाजमात तो अब अगर हम जैसे आपको भी पता होगा, हम टैक्स स्टोर जाते हैं जो कि यहाँ पे अभी नहीं है दूसरे कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे तो बंदा देख के परेशान ही हो जाता है कितने लवाजमात हैं जो यहाँ पे तो ज़्यादा यूज़ भी नहीं उस तरह से किए जाते। घोड़े की तैयारी और फिर राइडर की अपनी तैयारी तो बहुत डिटेल होती है इसमें। आप तो बात करिए, आपने तो इस तरह बात करी ना कि घोड़ा आ गया, अभी घोड़ा भी तो खरीदना है। अच्छा, अभी आप वहाँ से शुरू करें। तो हम ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे तो गर्ल्स हमें दोनों बताएंगी ये कि ये मामला क्या है, कि मतलब इसके एक्सपेंसेस क्या हैं, और अगर इसमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ सकते हैं, और ये दोनों यंग लेडीज़ क्या कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। क्योंकि लड़कियों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब वो कुछ कर रही होती है तो वो साथ में दूसरों को भी साथ लेके चलती हैं। बॉयज़ को अपनी पड़ी होती है। सॉरी अगेन,
सपोर्टिंग गर्ल्स मोर देन बॉयज़, क्या करूँ हुर, आपको इसीलिए बिठाया हुआ है कि एक मेल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, चाहे मैं उसे बोलने दूँ या ना बोलने दूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, 36,000 ख़ानदान वाले जुड़ गए, 50,000 जानने वाले निकल आए, भाई हम सारे ही अब रिश्तेदार निकल आए, क्या बात है। अच्छा, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, खून का रिश्ता हो या ना हो, दिल के रिश्ते इतने निकल आते हैं पिछले। अब कितने मज़े की बात है कि एक हमारा जो यहाँ पे बच्चा है, उनकी दादो और मेरी अम्मी की बड़ी दोस्ती थी, और मतलब एक वो ताल्लुक खूबसूरत प्यारा सा। तो जब मेंशन हुआ उनका नाम तो मैंने कहा लो जी, मैं तो उनके घरों में बड़ी हुई हूँ। तो यही तो एक ये बड़ी प्यारी हो, जो आज इंटरनेशनल फैमिली डेज़ हो रहा है, तो एक वो फैमिली है जो हम चूज़ करते हैं। तो हमारा बच्चा जो है वो तो उस ख़ानदान से जिसे हमारे ख़ानदान ने सेलेक्ट किया हुआ और उन्होंने हमें सेलेक्ट किया हुआ, क्या बात है, ऑसम। एंड मेरी बहन, क्या सीन है? सीन ऑन है और टिक्का मसाला ग्रेवी जो है वो बिल्कुल तैयार है और इसको हम रायते के साथ सर्व कर रहे हैं। आप इसको रोगनी नान और कलवंजी नान के साथ सर्व करें, बहुत इन्जॉय करेंगे और ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। भाई यार, इनके पास जाके घोड़ा चलाना सीख लेते हैं, वो सारे शौक जो हमें बचपन में नहीं पूरे करने दिए माँ प्यो ने। चल मैं वही हैरान इन हो सिमरनों की तरह अपनी जिंदगी जी लेते हैं। कि एक वो बच्चियां थी जो कॉकरोचेस और छिपकलियों से डर जाती थी और यहाँ एक्सक्यूज मी, छर्रों की गन लेके दी हुई थी घर वालों ने और छिपकलियों को मारने की मेरी जिम्मेदारी थी। अच्छा, आप भाई को हल्का ना लें। वो और बात है कि हर बार दीवारों में ही लगता था और वो मैं जान के इधर उधर मारती थी क्योंकि छिपकलियों से भी प्यार हो गया था, वो एक और कहानी। वो गिल्ट होती थी ना, छरों की गन ले दी और कहा कि चल तू जाकर बिजी रह। अच्छा, मैं इधर उधर दीवार पे मार आती थी कि मैंने छिपकली नहीं मारनी। आखिर छिपकली भी इंसान होती है। इंसान आगे बढ़ते हैं। तो फिर आप बताओ बेटा कि ये कितना महंगा और मुश्किल काम है टू गेट इनटू फॉर यंग गर्ल्स जो इस आपकी बातों से इस वक्त इंस्पायर हो रही हैं। ये बहुत महंगा है, रिसर्च बहुत, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे बहुत पैसे लग चुके हैं। मैं लेवल 1 में, लेवल 2 अभी इससे भी ज़्यादा महंगा है। कितने लेवल्स हैं? 8 ओह 8 इज़ लाइक ओलंपिक्स, 8 इज़ ओलंपिक्स जो मैंने जिसके लिए जाना है। जी, आपने जाना है जी प्लीज, ओलंपिक्स में वी नीड रिप्रेजेंटेटिव्स। यस, ओलंपिक्स मेरा गोल ही वहाँ है, गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीतना है। ऑसम। यस इंशाल्लाह। आप तो सिखाना भी चाह रही हैं और सिखा रही हैं, जी बिल्कुल। तो अभी तो खुद अपने खेलने की उम्र है तो वो साइड बाय साइड चल रहा है, लेकिन जब हमने सीखा था उस टाइम हमारे पास यहाँ पे कोई फीमेल ट्रेनर्स नहीं थी। फिर हम लोगों के रेंजर्स की तरफ से हमारी फेडरेशन ने हमें साउथ अफ्रीका फॉर ट्रेनिंग भेजा और साउथ अफ्रीका में जो हमारी कोच थी, शी वाज अ फीमेल ट्रेनर। और देन वी रियलाइज्ड कि एक फ़ीमेल ट्रेनर का होना यहाँ पे लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने हमें ट्रेन ही इसलिए किया बाहर तो बिकॉज शी फीमेल्स वांटेड मर्दों इट। को ट्रेन कर रही होती हैं। बिल्कुल, वो मर्दों को करती राइडर्स हैं वहाँ पे हैं ही और लेडीज। पाकिस्तान में भी वो आती हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शोज़ होते हैं जब 10 पेगिंग के, तो वो आती हैं और यहाँ पे मर्दों को ट्रेन कर रही होती पिछले हैं। दिनों ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस का हुआ था, वो मैं होस्ट कर रही थी एंड आई गॉट टू स्पीक टू अ लॉट ऑफ दोस वुमेन एंड दे वर सो इम्प्रेसिव। और मतलब कर भी रही हैं और बहुत से काम तो वो इसलिए भी कर रही होती है पूरी दुनिया में जाके ऐसी जगहों पे जहाँ पे बजट्स इतने नहीं होते कि वहाँ से भी काम निकले बाहर। जी बिल्कुल। बट अगर ये काम चल जाए तो बड़ी अच्छी इंसान की इनकम हो सकती है, राइट? और हॉर्सेस से रिलेटेड काम चल जाए अगर मतलब ये काम में अगर प्रोफेशनली आप अच्छे तरीके से सामने आए तो क्या इससे इनकम भी अर्न हो सकती है या ये शौक की हद तक ही होगा? इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ऐसी जो क्लास है जो इस राइडिंग के शौक़ को लेके चलती है आगे, वो बहुत कम है। वो बहुत थोड़ी सी क्लास है जो इसको एज अ शौक़ लेके चलती है। क्योंकि हाँ, जैसे कहते हैं ना, ये नवाबों का शौक़ है, तो नवाब भी बहुत लोगों की कम होती है तबीयत में। मेरा तो नाम ही टूटा हुआ नवाब है घर पे। तो इसलिए इसको लेके बहुत कम लोग आगे चलते हैं, सीखते हैं और फिर आगे इसमें स्पेंड ज़्यादा हो रहा होता है ये बेसिकली। बात सच है। लेकिन एक यंग पर्सन के लिए ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है सीखने के लिए, बिल्कुल बिकॉज ये आपको सिर्फ उस स्पोर्ट में ग्रूम नहीं करती, आपको एक इंसान होने की तरह के नाते बड़ा ग्रूम करती है। बिल्कुल। बर्दाश्त पैदा करना, फोकस, Discipline. डिसिप्लिन, फोकस। मैं भी इंस्ट्रक्टर हूँ लाहौर पोलो ग्राउंड में, पर मैं बेसिक राइडिंग सिखाती हूँ बिकॉज घोड़े पे बिठा तो देते हैं बट सिखाते कुछ नहीं घोड़े के बारे में। सो वो चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है कि अगर आप एक चीज़ सीख रहे हो तो एटलीस्ट प्रॉपरली सीखें आप। क्योंकि आपकी अगर पोस्चर गलत हो गया, सारी एक दफ़ा आप सेट हो गए ना एक तरीके से, तो फिर आप वही करते आप रहो। वही करेंगे एंड फिर उसकी वजह से जब गिरते हैं या को होता है तो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम।
सो एज यंग एम्पावर्ड ब्रिलियंट वुमेन ऑफ टुडे, थैंक यू। आप दोनों क्या पैगाम देना चाहेंगी और यंग लोगों को? प्लीज़ मैं पहले देती पहले आप प्लीज़ पहले जाएं। पैगाम यही देना चाहेंगे कि एज हॉर्स राइडर्स हम लोगों को ये गेम सीखनी चाहिए, क्योंकि इसको ये उन गेम्स में से जिनको सीखने का हमें हुक्म दिया गया है, जैसे स्विमिंग है, राइडिंग है। इसको सिर्फ इसलिए नहीं कि एक स्पोर्ट है, इसके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि हमारी हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अभी तक हमारे यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि हॉर्सेस के साथ टाइम स्पेंड करना आपकी इनर हीलिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इक्वेस्ट्रियन हीलिंग के प्रॉपर सेंटर्स हैं ये। सेंटर्स हाँ हैं जी। जहाँ पे आप जाते हैं और Therapies हफ्ता- होती हैं लोग इसकी। स्पाज पे जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जाके योगे शोगे नहीं करना चाहते, जी। उनको कुछ ऐसे चाहिए होता है जो उनको मेंटली इंगेज भी करे लेकिन उनको थोड़ा सुकून भी दे। बिल्कुल। और बाय द वे, घोड़े के साथ आपकी दोस्ती हो जाए ना, इससे ज़्यादा खूबसूरत ताल्लुक कोई नहीं है। हाँ, इससे अच्छा लोग बॉन्ड है कुत्तों ही की नहीं बात कोई। करते हैं कि कुत्ते और बिल्लियाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, घोड़े के साथ जो आपका एक ताल्लुक बन जाता है ना, आप घोड़े के साथ जब यकजान हो जाए तो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द एंड वर्ल्ड। इट्स द मोस्ट लॉयल एनिमल। बिल्कुल। बहुत लॉयल है, आपको बहुत बचाएगा। आपको अगर आपकी उसको समझ आ गई, आपको उसकी समझ आ गई है, दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। व्हाट्स योर मैसेज? माई मैसेज इज़ कि जो लड़कियां राइडिंग करना चाहती हैं एंड जिनको शौक़ है वो मिथ्स वगैरह को मत सुने एंड दे शुड गो फॉर इट, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक दफ़ा लग गई, आप उससे कभी पीछे हट नहीं सकते हैं। और अच्छी और ऐसी अच्छी एडिक्शंस लगनी चाहिए। और ऐसी आजकल के ज़माने में बुरी एडिक्शंस है, मैं रादर आई वुड से कि आप ऐसी एडिक्शंस को पकड़ें जो कि आपके लिए मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत अच्छी होंगी। Awesome. Thank you so much, girls. More than a pleasure. It's been an honor थैंक यू Thank फॉर you. इनवाइटिंग अस। hosting both of you. Thank you so much. for थैंक यू सो मच। और मैं तुम्हारा इस तरह से थैंक यू नहीं करने वाली, वो भी जब अगली बार आएंगी मैं उनके साथ भी इजी हो जाऊंगी। आज ज़रा ज़्यादा पहली दफ़ा आएंगे ना बच्चे, ज़रा फिर इनको बुलाते रहेंगे और तंग करते रहेंगे हम। तो आप ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है कि अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी का म्यूज़िक किया है। 2 गाने हैं मेरे उसमें। डॉलर्स मूवी का नाम है और अमेरिका में वो शूट हुई है अभी। Awesome. तो इंशाल्लाह 17 मई को वो रिलीज़ हो रही है पाकिस्तान सिनेमाज में। Congratulations. और थैंक यू। तो उसके अलावा आउट ऑफ कंट्री का कुछ है टूर्स कनाडा मैं के। बता देती हूँ भाई, इनके आउट ऑफ कंट्री के कुछ टूर्स प्लान हो रहे हैं और बहुत जल्द अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह के जो इनके फैंस हैं उनके लिए भी कुछ अच्छी न्यूज़ होगी। जब इनका टूर का टाइम करीब आ रहा होगा तो तब हम इनको बुला के ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि कितने कितने कहाँ जा रहे हैं, ताकि वहाँ के भी फैंस इनको एंजॉय कर सकें। इंशाल्लाह। और अब कुछ सुना के शो भी मैं क्लोज कर ज़रूर दें। आपका मोस्ट फेवरेट सॉन्ग मैं मोस्ट फेवरेट तो शुरू में था। ओ अच्छा जी, चले जी।